वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज है, ये आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए ध्यान से आपने ये वीडियोस देखनी है, क्योंकि आगामी कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहां पर आपको ये प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर देख लेते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे जो हार्ड कॉपी नोट्स नहीं परचेज किए हैं, तो समय रहते आप इन्हें परचेज करिएगा, क्योंकि आपको आगामी परीक्षा कोई भी होगी वहां पर ये आपको लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, तो अवश्य परचेज करने हैं ताकि अच्छे से आप रीड कर सकें। हार्ड कॉपी नोट्स हैं, अगर परचेज करते हो तो आपके घर में ये आपको पहुंचा दिए जाएंगे। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हार्ड कॉपी के तौर पर मिलते हैं। कोई क्वेरी रहती है नोट्स को लेने के लिए, तो ये यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी क्वेरी नोट्स से संबंधित ले सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है 101, हिंदी भाषा राजभाषा कब बनी? तो जो सही विकल्प होगा कि हिंदी भाषा राजभाषा कब बनी, तो ये बनी थी आपकी 1950 में। कब? 1950 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो पेड मेंबर है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ही पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न है 102, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो दिए गए विकल्पों में से जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो वो होगा विकल्प ढ। ये बाकी यरलव ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आपको याद रखने हैं। अगला है 103, गिरिधर समास है। तो बताना है जो गिरिधर है इसमें कौन सा समास है। तो 103 में जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है गिरिधर में। एक और चीज आपको बता देता हूँ, जो ये प्रश्न पत्र है ये आपका 2018 में एलटीटेट की परीक्षा थी, उसका प्रश्न पत्र है। अगला प्रश्न देखिए 104, मेरा भाई होशियार है वाक्य में विधेय है। जो ये वाक्य है इसमें बताना है कि विधेय कौन सा है। मेरा भाई होशियार है, इस वाक्य में जो विधेय होगा तो वो होगा आपका होशियार है। विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए 105, इसमें पूछा गया है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो दिए गए विकल्प में से जो शुद्ध वाक्य होगा तो वो होगा विकल्प दो, अर्थात विकल्प बी। क्या है ये? तो ये है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। ये सही होगा, ये नहीं होगा जैसे बाकी विकल्प है। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, नहीं, ये असंगत है, गलत होगा ये। फिर है, यहाँ गाय का दूध असली मिलता है, ये भी असंगत कथन होगा। अगला है, यहाँ गाय का दूध मिलता है असली, ये भी नहीं होगा। जब भी आपको ये सत्य असत्य शुद्ध वाक्य छांटने होते हैं ना, फिर आपको पहले पूरे कथन पढ़ने पड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 106, वाक्य में प्रमुख घटक है। वाक्य में कौन सा प्रमुख घटक है ये यहाँ पर बताना है। तो जो 106 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा कर्ता और क्रिया वाक्य में प्रमुख घटक होंगे। कर्ता और क्रिया, विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 107, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं। शब्दालंकार के मुख्य भेद कितने हैं ये यहाँ पर बताना है 107 में। तो सही विकल्प होगा सी, तीन। शब्दालंकार के मुख्य भेद कितने हैं? तो ये तीन होंगे। जो तथ्य आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ इन पे भी आपने फोकस करना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपको कई बार प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसलिए जोर देता हूँ, आपको बार बार कहता हूँ ये तथ्य। ठीक है, अगर ध्यान से आप इन तथ्यों को फॉलो करोगे तो आपको इनसे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपको ये भी बता देता हूँ, जो शब्दालंकार है ये कई प्रकार के माने जाते हैं। मुख्य वैसे तीन हैं। तीन की बात करें कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अनुप्रास, श्लेष और यमक, ये आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर देखिए शब्दालंकार के मुख्य जो भेद तीन मानेंगे, कौन दूसरे कौन कौन से हैं?
जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, पुनरुक्ति हो गया, विप्सा, वक्रोक्ति, ये अन्य भेद हैं। थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। शब्दालंकार का मतलब है जब किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करने से जादुई प्रभाव पैदा होता है। शब्दालंकार के प्रयोग में पुनरुक्ति, प्रयत्न लाघव और ध्वनि साम्य को अहम माना जाता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे राम ने रावण में, राम ने रामायण में राजा रावण को मारा। यहाँ पर र वर्ण की वृत्ति आवृत्ति बार बार हो रही है। यम अलंकार, जो यमक अलंकार है, ये में जो यमक अलंकार है में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए, जग बोराए। ठीक है, इस प्रकार की कुछ पंक्तियां हैं, ये आपको याद रखनी है। परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, अर्थालंकार के भेद हैं। तो दिए गए विकल्प में से कौन सा सही होगा? अर्थालंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो जैसे कि आपको बता दूं, अर्थालंकार के मुख्यतः भेद माने जाते हैं 6। कितने? 6। और सही जो विकल्प होगा विकल्प ए। अगर ये पूछा जाए वो छह छह भेद कौन कौन से हैं, तो बता देता हूँ। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानविकर। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो ये होंगे 3। कौन कौन से होंगे ये? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक, ये तथ्य भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए 109। किस रासो ग्रंथ को आलह खंड के नाम से भी जाना जाता है या पहचाना जाता है? तो जो सही विकल्प होगा 109 का, तो वो हो जाएगा आपका परमाल रासो। कौन सा? परमाल रासो। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो के रचनाकार कौन होंगे? जगनिक। अगला प्रश्न है, साध की पत्नी का क्या नाम था? साध। तो जो साध था, इसकी पत्नी का नाम था लोना। सी। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिहारी टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। पूरी पंक्ति इस प्रकार से है ये। तो 111 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो 111 में सही विकल्प होगा विकल्प डी, कुंभन दास। दरअसल कथा इसके पीछे इस प्रकार से है कि जो कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अत्यधिक लीन रहते थे और प्रभु नाम ही जपते रहते थे। दरअसल एक बार कुछ इस तरह की घटना हो जाती है कि अकबर है, ये कुंभन दास को अपने दरबार में आने का न्योता देता है या फिर थोड़ी सी जबरदस्ती कर देता है। कुंभन दास जी का जाने का मन नहीं था, फिर भी चले जाते हैं कुंभन दास। और अकबर के दरबार में जाकर ये पंक्ति कहते हैं कुंभन दास की, संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनिहारी टूटी, पिसरी गयो हरि नाम। हम लोगों को सीकरी में क्या काम है महाराज, हमें सीकरी में कोई काम नहीं है, हमें तो हरि नाम में ही लीन रहने दीजिए। इस प्रकार की पंक्ति कही थी इन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो कुंभन दास थे, ये अष्टछाप के संतों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास सबसे वरिष्ठ थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 112। जा पर दीनानाथ डरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जा पर दीनानाथ डरे, जो ये पंक्ति होगी सूरदास की होगी, ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ना, तो वो क्या है सही विकल्प? तो यहाँ जो प्रश्न संख्या
112 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका पुष्टि मार्ग की भावना यहाँ पर प्रकट की गई है, इसलिए विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशव दास ने क्या नाम दिया है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो रामचंद्रिका है ये किसकी रचना है, ये केशव दास की रचना है। जो केशव दास ने रामचंद्रिका को तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में, कहते हैं कि एक ही रात में लिखा था। कितना सत्य है कितना नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इस तरह की बातें होती हैं। तो 113 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो है प्रकाश। जिस प्रकार से जिस प्रकार से रचना है एक आपकी पृथ्वीराज रासो, इसे किसमें बांटा गया है, समय में से बांटा गया है। और जो अपनी रचना है कामायनी, इसे सर्गों में विभाजित किया गया है। इस तरह के तथ्य यहाँ पर पूछे गए हैं कि जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास ने इसके सर्गों को क्या नाम दिया है, प्रकाश नाम दिया गया है। केशवदास की रामचंद्रिका पर किसका प्रभाव है। तो अगर प्रभाव की बात की जाती है तो यहाँ पर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है, हनुमान नाटक का भी है, प्रसन्न राघव का भी है। तो यहाँ 114 का सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 115, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो ये यहाँ पर बताना है। 115 में सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों तो पूर्वी हिंदी की बोली है, परंतु जो ब्रज है ये पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती, ये पश्चिमी हिंदी में आती है। इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। एक और बात देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए कई मैराथन क्लासेस बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको देखनी है समय रहते वो क्लासेस। अभी आपको दिखा भी देता हूँ मैं, रुकिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आपके लिए कई लेक्चर तैयार किए गए हैं। यहाँ देखिए, जो ये लेक्चर है ना, एच पी एल टी टेट नवंबर 2024, हिंदी के 1000 प्रश्न, 12 घंटे की ये क्लास है, मैराथन क्लास है। तो इसे आप अवश्य देखिएगा, बार बार देखिए जब भी आपको समय मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप इसको देखोगे, इसको देखने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर वो लेक्चर तैयार किए गए हैं, आपको वो प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो परीक्षा से पहले ये कोशिश करिएगा आप कि 2 बार आप इसे देख लें। अगर अधिक बार देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, कम से कम 2 बार तो आपने देखना ही है। जिस भी तरह से आप देखें, परंतु देखें, समय निकाल निकाल के देखें। चाहे थोड़े थोड़े टुकड़ों में देखिए, जैसे कि 3-3 घंटे का स्लॉट बनाइए, तो आपकी चार स्लॉट में ही खत्म हो जाएगा। जब भी समय मिलता है देखिए देखिए देखिए, आपको लाभ मिलेगा इससे। पूरा पैटर्न मैंने आपको इसमें लगभग 1000 प्रश्न करवाए हैं, जो आपको परीक्षा में लाभ प्रदान करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जैसा भी ठीक लगता है करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। इसी तरह से हमारी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर तैयार की गई है, मैराथन वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेलिस्ट है मैराथन वाली है, इसमें लगभग 4 लेक्चर आपको दिए गए हैं, 4 वीडियो हैं। ठीक है, इसको भी आपने देखना है, इसको देखोगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो चीजें कहता हूँ ना इनको करना है आपने, अमल दोस्तों अभी तब लास्ट आपको ईयर ही फायदा मेरे होगा। बहन की शादी हो यहाँ पर ऐड चल पड़ी है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं दिखानी। नमस्ते। एंग्जाइटी हो जाए। ये जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ इनको देख लेना आपने, 1 2 3 4। और दूसरा वो 12 घंटे वाला लेक्चर है, इसको देख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर कहाँ चला गया लेक्चर हमारा। तो देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, 116, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति के आधार पर लिया जाता है। तो जो 116 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा अभिधा के अंतर्गत। विकल्प ए यहाँ पर सही है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ
अभिधा के आधार पर लिया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्तियां कितनी हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न है 117, शब्द शिल्पी की संज्ञा निम्न में से किसको दी गई है? शब्द शिल्पी की संज्ञा, तो जो शब्द शिल्पी की संज्ञा दी गई है ये सुमित्रा नंदन पंत जी को दी गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 118, टके की चटाई 9 टका बिदाई। इसका जो ये लकोक्ति है या मुहावरा है, इसका अर्थ क्या निकलता है? तो यहाँ जो अर्थ निकलता है तो वो है लाभ से हानि अधिक, टके की चटाई 9 टका बिदाई। तो ये है इसका अर्थ। जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटिए। जंगल की आग के लिए जो एक वाक्यांश होगा तो वो होगा दावानल। जठरानल, ये पेट की आग को कहा जाता है। अगला है भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन है? भिखारिणी उपन्यास भी लिखा गया है एक। तो यहाँ जो 120 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनका है ये भिखारिणी उपन्यास। 120 का सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न देखिए 2018 के सर्वकालीन ओलंपिक्स कहाँ संपन्न हुए? तो 121 में जो सही विकल्प होगा तो ये होगा प्योंगयांग में। प्योंगयांग कहाँ पर है ये? प्योंगयांग या प्योंगचांग, यांग तो नीचे दिया गया है, प्योंगचांग। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है और ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो बन गए हैं ये, इसलिए आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो प्योंगयांग है ये कहाँ पर है? जो बैटरी खत्म, ये जो चाइना है यहाँ पर है ये। ठीक है, नहीं नहीं, प्योंगयांग चाइना में नहीं है, ये आपका कोरिया में है, ये याद रखिए आप। थोड़े से तथ्य आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। हाल ही में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था 2024 में? तो ये किया गया था आपका पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में आयोजित किया गया था ये। इसमें देखिए भारत ने अच्छी अपनी भूमिका निभाई थी, अच्छे पदक यहाँ पर आप भारत ने प्राप्त किए थे। वो आपको सूची बता देता हूँ मैं। अगर बात करें कि सबसे अधिक पदक किस देश ने ओलंपिक में जीते थे, तो उसमें जो स्थान आता है यूनाइटेड स्टेट का। सबसे ज्यादा पदक यूनाइटेड स्टेट ने जीते थे। कितने? यूनाइटेड स्टेट ने जीते थे 126, और इसमें 40 गोल्ड थे, 44 सिल्वर थे, और 42 थे इसमें आपके तांबे के कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें ब्रॉन्ज मेडल कह सकते हैं। 40 तो इसमें थे गोल्ड। अमेरिका की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको इंडिया का भी बता दूंगा। गोल्ड हो गए 40, फिर 44 हो गए यहाँ पर सिल्वर, और फिर यहाँ पर 42 हो गए ब्रॉन्ज मेडल। ये थे टोटल कितने? अगर आप करते हो टोटल तो ये बनते हैं 126, ये जीते थे। अमेरिका ने प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा था। फिर अगर हम बात करें द्वितीय स्थान में कौन रहा? यूएसए रहा प्रथम स्थान पे। द्वितीय स्थान पे जो रहा तो वो रहा आपका चीन।
चीन रहा आपके द्वितीय स्थान पे। तृतीय स्थान पे कौन रहा? तृतीय स्थान पे रहा आपका जापान। इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बता रहा हूँ आपको, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए। फिर बात करें भारत की, ठीक है। भारत ने कितने पदक जीते थे? कहने के लिए तो भारत ने, हाँ पहले भारत का स्थान बता देता हूँ। भारत का स्थान था 71। 71वां स्थान इस बार भारत का बीजिंग ओलंपिक में था। भारत, अपना देश भारत। ठीक है, भारत का 71वां स्थान था। भारत ने कुल पदक जीते 6। 6 पदक जीते। इसमें गोल्ड कितने थे? गोल्ड भाई साहब इस बार कुछ नहीं था। ठीक है, गोल्ड की जो आशा थी हमें, तो जेवलिन थ्रो में थी, वो पूर्ण नहीं हुई। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, उन्होंने गोल्ड जीता और भारत को क्या मिला? सिल्वर मेडल। तो गोल्ड तो कोई नहीं आया, सिल्वर मेडल कितने आए अगर बात करें, तो सिल्वर मेडल आया भारत को एक, जेवलिन थ्रो में, और ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और ब्रॉन्ज मेडल कितने मिले भारत को? ब्रॉन्ज मेडल मिले भारत को 5। ठीक है, 5। अगर आपसे बात पूछी जाए कि जो भारत की कबड्डी हॉकी टीम थी, इसे क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल ही मिला था। तो ये तथ्य आपने याद रखने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भारत का स्थान क्या था? 71। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 6। इसमें ब्रॉन्ज कितने थे? 5। इसमें सिल्वर कितने थे? 1। ये तथ्य हैं सारे के सारे। फिर निकलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 122, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो जो स्पीति घाटी का अंतिम गांव होगा, तो वो होगा आपका लोसर। लोसर, विकल्प सी यहाँ सही होगा, 122 का सी। अगला प्रश्न है 123, मायोपिया किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है? मायोपिया। तो 123 में जो सही होगा वो होगा अवतल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस द्वारा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा 123 का। अगला प्रश्न देखिए, अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की थी? तो जो पत्रिका है अमृत बाजार, ये जो शुरू की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 125, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर विशाल स्नानागार मिला है? तो जो स्नानागार मतलब कुंड, सिंधु घाटी के किस स्थान पर ये बड़े बड़े कुंड मिले थे? तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 126, कल्पक्कम आणविक विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो जो ये विद्युत केंद्र होगा कल्पक्कम, तो ये होगा आपका तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 127, ध्वनि निम्न में से किस में संचालित नहीं हो सकती? तो अगर बात की जाए ध्वनि किस में संचालित नहीं हो सकती? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ठोस में, गैस में, द्रव में तो हो सकती है, परंतु निर्वात में नहीं हो सकती। अगला प्रश्न 128, पीतल किससे बना होता है? पीतल, जो पीतल बना होता है ये आपका बना होता है कांसा और जस्ता से। कांसा और जस्ता से बना होता है पीतल। अगला प्रश्न है 129, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दिए गए विकल्पों में से जो आसियान का सदस्य नहीं होगा, तो वो होगा आपका पाकिस्तान। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तीनों हैं आसियान के सदस्य। अगला प्रश्न 130, संपत्ति का अधिकार है कौन सा है? संपत्ति का अधिकार दिए गए विकल्पों में से, तो यहाँ पर जो सही होगा कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 131, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है?
तो जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये पड़ती है आपकी चंबा में मुख्यतः, चंबा विकल्प सी। रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रणजीत सागर बांध है ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है, विकल्प सी, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 133। इसमें क्या पूछा गया है 133 में? तो 133 में पूछा गया हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दुग्ध शहद की घाटी कहते हैं? तो 133 में जो सही होगा तो वो होगा चंबा को कहा जाता है दुग्ध और शहद की घाटी। अगला प्रश्न देखिए 134। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा, विकल्प सी सही होगा। सिर गुंडा रस्म किस जिले में शादी के दौरान होती है? पहले तो ध्यान रखिए जो सिर गुंडा रस्म है ये होती है शादी के दौरान। कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपकी कांगड़ा में। कहाँ? कांगड़ा में। अगर कांगड़ा में कोई जुड़ा है तो वो इसके बारे में बता सकता है कि कैसी ये रस्म होती है। अगला प्रश्न देखिए 136। प्रसिद्ध माता बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाला माता बाला सुंदरी मंदिर। तो जो ये मंदिर है ये आपकी सही जो विकल्प हो जाएगा 136 का। तो सही जो विकल्प है 136 का तो वो हो जाएगा त्रिलोकपुर सिरमौर में। त्रिलोकपुर सिरमौर में है ये मंदिर। अगला देखिए 137। शमशेर जंग किस खेल से संबंधित है? तो जो शमशेर जंग है ये किस खेल से संबंधित होंगे? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न देखिए 138। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा चूड़ चांदनी। कौन सी? चूड़ चांदनी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसे? कालिदास को। वन महोत्सव किसने शुरू किया था? तो जो वन महोत्सव शुरू किया गया था तो ये किया गया था आपके के एम मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 141। किस गण्य का किस राज्य का 90% भाग वनों के अंतर्गत आता है? गण्य क्या लिखा है, क्या टाइप चीजें? किस राज्य का 90% भाग वनों के अंतर्गत आता है? तो 141 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। इसका अरुणाचल प्रदेश का। 142। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो जो भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। कब? 2005 में, विकल्प ए। 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो सही जो विकल्प होगा 143 में तो वो हो जाएगा आपका विनोद खन्ना को। 2017 का विनोद खन्ना को दिया गया था। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2017 का तो दिया गया विनोद खन्ना को। अगर 2024 की बात करें, आगे हम पूरी लिस्ट आपको बता देंगे। 2024 में किसे मिला ये पुरस्कार? तो ये मिला 2024 में मिथुन मिथुन चक्रवर्ती को। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को मिला 2024 में। अगर बात करें 2024 से पहले कब दिया गया था? 2021 में। 2021 में किसे दिया गया ये? 2021 में दिया गया था वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को ये दिया गया था, ये आप याद रखिए।
फिर बात की जाए 2020 में, 2020 में किसे दिया गया? ये जो लिस्ट है ना, आपको याद रखनी है, पूछा जाएगा प्रश्न आपको। 2020 में दिया गया ये आशा पारेख को। किसे? आशा पारेख को। आशा पारेख को। इसी तरह से ये पूछा जाए 2019 में किसे दिया गया था ये पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में? 2019 में रजनीकांत को दिया गया ये। किसे? रजनीकांत को। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको पूरी याद रखनी है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा परीक्षा में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो 2017 की ये बात की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है 2017 में? जो 2017 में अगर हम देखते हैं तो सही जो विकल्प होगा 2017 के अनुसार, डॉक्टर उर्जित आर पटेल। डॉक्टर उर्जित आर पटेल। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, 2024 की बात करें, तो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ये कोई नाम है, अपने आप देख लेना आप, शक्तिकांत दास। ठीक है, 2024 की बात करते हैं तो। और ये हैं आपके 25वें गवर्नर। कितने? 25वें गवर्नर हैं ये। अगला है, कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो जो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। विकल्प ए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये भी बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2018 के कैलेंडर में किस हिमाचली स्त्री का नाम उल्लेखित किया गया है? तो 146 में सही होगा गीता वर्मा का। किसका? गीता वर्मा का। इसके पश्चात अगला प्रश्न 147 में पूछा गया है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर छोड़ देती है? तो जो ब्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है मिर्थल में। कहाँ पर है मिर्थल? कांगड़ा में। किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के शस्त्र का प्रयोग किया था? तो 148 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद के मील हड़ताल से। 148 का बी। अगला है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नेपाली भाषा की भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो 149 का सही विकल्प होगा 71वें संशोधन विधेयक 1992 का। अगला प्रश्न है 150, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। विकल्प बी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, जो आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पर भी मिल सकते हैं और हार्ड कॉपी के तौर पर भी मिल सकते हैं, दोनों तौर पर। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है लेने के लिए कैंडिडेट, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे संपर्क कर सकता है। अभी आपके लिए परीक्षा को होने के लिए थोड़ा सा समय है, आई टी कैट की परीक्षा कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए थोड़ा सा समय है। अगर परीक्षा से पहले आप इसे ले लेते हैं और अच्छे से रीड कर लेते हैं तो काफ़ी संभावना है कि आप इस बार अपना आई टी टेट क्लियर कर लें। अगर लेना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, और जहाँ पर एक्सप्लेन करना है वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।